My dear students, today I am going to explain you all subject science of class 7. Chapter number 6. The name of this chapter is physical and chemical changes. Okay. तो यहाँ पे कुछ फिजिकल और केमिकल चेंज जो होता है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जैसा कि आप अपने नेचर में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। तो जो चेंजेस है वो लॉ ऑफ नेचर का मतलब प्रकृति का नियम है बदलना। हमने बहुत सारी चीज़ें अपने आस पड़ोस में अगल बगल देखी है कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं हमारी लाइफ में ही हम देखते हैं नॉर्मल चीज़ें कि जैसे दूध में आप चीनी डालते हैं और चीनी घुल जाता है, मतलब चीनी अभी तक जो हमको दिख रहा था वो चीज़ घुलने के बाद नहीं दिख रहा है। तो एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का चेंज है। इसी तरीके से आइस को अगर हम हीट देंगे, हीटिंग होगी उसकी तो वो मेल्ट हो जाएगा। आइस का मेल्टिंग, वाटर का बॉइलिंग और जो मतलब आयरन होता है उसमें जंग लगना मतलब रस्टिंग उसकी होना मॉइस्चर होता है क्योंकि एयर में। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें चेंजेस की तरह मतलब चेंजेस उसमें दिखती है। जैसे कि अब सॉल्ट को ही देख लीजिए, सॉल्ट का वाटर में मिलना, वेजिटेबल पल्सेस, इन सबको अगर आप कुक कर देते हैं तो वो अलग तरीके की मतलब वो बन जाती है। या फिर मिल्क से दही बनना मतलब कर्ड बनना, ये भी एक तरीके का क्या है, चेंज है। तो कभी कभी क्या होता है, जो मिल्क होता है वो खट्टा हो जाता है और वो जो खट्टा होता है वो मिल्क ही उसमें क्या है, वो भी एक तरीके का चेंज है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में और कुछ नेचुरल चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो चेंजेस है वो दो तरीके का होता है, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल चेंज। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज के बारे में बताया गया है कि फिजिकल चेंज क्या होता है। जो फिजिकल चेंज होता है वो होता है, यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें कोई भी चीज़ जब चेंज होती है तो मतलब हमें कोई सब्सटेंस नहीं मिलता है, मतलब ये चेंज होने के बाद हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है और जिस चीज़ में हमने उसे चेंज किया है जिस चीज़ से, तो हम उसके वापस उसी फॉर्म में उसे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, फिजिकल चेंज। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया जा रहा है कि आप आइस से वाटर से वाटर वेपर बना सकते हैं और वापस से आप वाटर वेपर से वाटर उसको बना सकते हैं। इस तरीके से क्या हो सकता है, आप इस मतलब फिजिकल चेंज में आप सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बना सकते हैं और उसी गैस से वापस से आप लिक्विड बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मतलब इसी को ये वापस से यही प्रोसेस भी चल सकता है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर से सॉलिड आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर वो फिजिकल चेंज उसमें कैसे देख सकते हैं, तो सीधा सा चीज़ है कि अगर कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ में चेंजेस होती है और कोई उसमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, वो फिजिकल चेंज होता है। प्लस उसको अगर हम मतलब उसमें कोई चेंजेस आती है तो हम वापस से उसके फर्स्ट फॉर्म में उसे पा सकते हैं। तो यहाँ फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ बटर को अगर हम मेल्ट कर देते हैं और फिर अगर जमा देंगे हम उसे तो वापस से हमें बटर मिल जाएगा। टीयरिंग ऑफ पेपर को अगर हम टीयर करते हैं, फाड़ते हैं, तो फिर क्या होता है, वो फट जाता है, फिर अगर वापस से हम उसे जोड़ देंगे, चिपका देंगे तो वापस से हमें पेपर मिल जाएगा। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर को अगर हम स्ट्रेच कर देंगे मतलब खींच देंगे और छोड़ देंगे तो वापस से अपने फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और दिए गए हैं, जैसे वैक्स का मेल्टिंग होना और जो शुगर का वाटर में मिलना, ये सारी ऐसी हैं चीज़ें। और कंडक्शन जो होता है, जो रेन होती है, फिर रेन देखिए वाटर वेपर बन के वापस से ऊपर जाती है, फिर रेन होता है। इसी तरीके से ये सारी क्या है, सभी फिजिकल चेंजेस हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। फिजिकल चेंज
इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि यहाँ बताया गया है, जैसे ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ये पहले ही बात बताया गया है कि जब फिजिकल चेंज होता है तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिर नेक्स्ट है सम फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल वाइल सम आर इरिवर्सिबल। कुछ रिवर्सिबल होती हैं लेकिन कुछ इरिवर्सिबल भी होती हैं, ठीक है। हीट में ओके नेक्स्ट है हीट में और मे नॉट बी इन्वॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। जो हीट होता है वो इन्वॉल्व भी होता है, नहीं भी इन्वॉल्व होता है, या फिर मतलब एब्जॉर्ब होता है किसमें, फिजिकल चेंज में, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिकल चेंज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज सच एज साइज शेप कलर एंड स्टेट। तो जो फिजिकल चेंज होता है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, जैसे उसका साइज शेप कलर और उसकी स्टेट, ठीक है। उसके अलावा और चीज़ें उसकी चेंज नहीं होती हैं। इसी तरीके से केमिकल चेंज की बात की जाए तो जो केमिकल चेंज होता है वो क्या होता है, एक चेंज होता है जिसमें कि इसमें कई सब्सटेंस मिलते हैं, मतलब कि जब इसमें कोई चेंज होता है तो इसके फलस्वरूप हमें कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। इसी केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जितने भी चेंज होते हैं केमिकल चेंज ये इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब रिवर्स नहीं होते हैं। एक बार जो चीज़ मतलब एक बार जो चेंजेस आ जाती है हमें वापस से उसे फर्स्ट फॉर्म में हम नहीं पा सकते हैं, जैसा कि फिजिकल चेंज में होता है। लेकिन केमिकल चेंज में जस्ट अपोजिट है, इसमें नए सब्सटेंस फॉर्म भी होते हैं और ये इरिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से नया चीज़ और मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस हम उसे नहीं पा सकते और नई चीज़ें उत्पन्न होती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बर्निंग ऑफ वुड को लिया गया है, मतलब अगर आप लकड़ी जला देंगे तो आपको राख मिलेगा, राख मिलेगा मतलब नया सब्सटेंस आपको मिला, लेकिन क्या आप उसी राख से वापस से वो लकड़ी बना सकते हैं क्या, या फिर आप फिर से उसे जलाइए या फिर कुछ और प्रोसेस कीजिए और आपको लकड़ी वापस से मिल जाए उसी राख से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। इसी तरीके से जो दूध है, अगर दूध से दही बन जाती है तो कभी भी दही से दूध वापस नहीं मिलता है, मतलब दही के कुछ प्रोसेस हुआ उसमें और उसके फलस्वरूप हमें नया सब्सटेंस मिला। तो आप ये भी कह सकते हैं कि किस तरीके से केमिकल्स जो होते हैं दूध में वो रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, फिर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके फलस्वरूप हमें कर्ड मिलता है, लेकिन कर्ड से दूध वापस नहीं मिल सकता है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। ओके, फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि दिए गए हैं केमिकल चेंज के, जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड। आप सब्जियां काटते हैं, कच्ची सब्जियां होती हैं उससे आप सब्जी बना लेते हैं, लेकिन क्या उसी पकी हुई सब्जी से आप वापस से कच्ची सब्जी बना सकते हैं क्या, नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फल पक जाते हैं वापस से वो कच्चे नहीं होते हैं। दूध का खट्टापन, फिर उसके बाद जैसे कि लीव्स जो होती हैं जब झड़ जाती हैं पत्तियों से तब उसको आप नहीं जोड़ सकते हैं, फूड का डाइजेशन हो जाता है तब, या फिर मैच स्टिक जो होती है उसको जलाने के बाद वो वापस से वैसा नहीं होता है, या फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, कुछ यहाँ पे बताया गया है। अब आगे है केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, जैसे कि केमिकल चेंज होने पर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है कि ये नए सब्सटेंस फॉर्म करता है और डिफरेंट डोज ऑफ ओरिजिनल रिएक्टेंट्स, मतलब कि ये नए फॉर्म चीज़ों को प्राप्त करते हैं, फिर बनते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन जो इनका मतलब इनका फर्स्ट फॉर्म था वो नहीं इनको मिलता, मतलब वो चेंज हुआ होता है, ठीक है।
और क्या है आगे फिर बता रहा है कि मोस्ट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हीट और लाइट, हीट इज आइदर इन्वॉल्व और ऑब्जर्व। अब बता रहा है कि जब ये केमिकल चेंज होता है तो इसमें हीट और लाइट दोनों ही इन्वॉल्व भी होते हैं, नहीं भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मतलब हीट में भी इन्वॉल्व, नहीं भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन लाइट इन्वॉल्व होती है। फिर उसके बाद है यहाँ पे जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है। इसके बाद आप लास्ट चाहेंगे, लेकिन इसके फर्स्ट फॉर्म या फिर जो स्टार्टिंग फॉर्म था वो आप नहीं उसको पा सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन का एविडेंस तो एविडेंस तो यहाँ पे क्या है, कलर में चेंजेस होता है। तो ये कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन ये नेचर में ही मतलब होता है, और लेकिन अननेचुरल चेंज कलर होता है इनका, मतलब कलर में चेंज होता है। जैसे कि आप देखते हैं एक मेटल होता है, वो उसमें जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, तो इसमें क्या होता है, कलर का चेंज होता है। लेकिन अगर ये नेचर में ही रहेगा, धीरे धीरे क्या होता है, इसमें लंबे समय के बाद अगर आप देखेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन होता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये जंग रखते रखते क्या हो जाता है, एकदम से ये अपने आप में चेंज हो जाता है। अगर रस्ट लग गया है किसी मेटल में, तो उसके बाद उसको बचाना मुश्किल हो जाता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, खराब होने लगता है, वो एकदम से रस्ट का रूप ले लेता है, और फिर मुश्किल होता है उसे बचाना। मतलब फिर उसके बाद वो मतलब उसको आप मतलब जो वो पहले था उस फॉर्म में आप नहीं पा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब जब एक मिक्सिंग सॉल्यूबल मतलब एक कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें मिक्सिंग सब्सटेंस जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो इनसॉल्यूबल दिखते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें क्या कहलाती हैं, प्रेसिपिटेट कहलाती हैं। ये जो है केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन को भी दिखाते हैं। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस बताया जा रहा है कि जो बेकिंग सोडा होता है, लेमन जूस होता है, ये दो तरीके के क्या हैं, केमिकल्स हैं। ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कुछ मतलब दूसरे सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, या फिर बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। इस रिएक्शन में हम मतलब ये चीज़ देख सकते हैं कि एक क्या है, ये चेंजेस है, गैसों का क्या है, चेंजेस है। मतलब हमने दो क्या लिए, एक लिक्विड लिया, एक हमने पाउडर लिया, ठीक है, जिसे हम सॉल्ट भी ले सकते हैं। इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया, और फिर उसके बाद रिएक्ट कराने के बाद हमको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस यहाँ पे मिल रहा है। तो ये भी एक तरीके के क्या है, केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स भी मतलब स्मेल भी प्रोड्यूस होता है, जैसे कि बहुत सारे केमिकल चेंजेस हैं जिनके पास इस तरीके की मतलब अजीब सी दुर्गंध उत्पन्न होती है। जब खाना क्या हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो भी एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि फलस्वरूप क्या हो रही है, एक गंदी सी स्मेल प्रोड्यूस हो रही है। इस वजह से ये क्या है, केमिकल चेंज है। जैसे सड़ी हुई एग की स्मेल और फ्रेश एग की स्मेल, हर चीज़ की, या फिर स्मेल ऑफ कर्ड और स्मेल ऑफ मिल्क, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो इस तरीके से ये क्या है, जनरेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। फिर नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट है अब चेंज इन टेम्परेचर में चेंज आता है। तो इस तरीके से जो जैसे कि आप क्रैकर्स को ले लीजिए, ठीक है, उसमें भी केमिकल चेंज आता है। जब उसे क्या करते हैं, जलाते हैं, जैसे ही उसे हीट लाइट मिलता है, वैसे ही मतलब हीट क्या, एक तरीके से उसे जैसे ही हीट मिलती है, हीट मतलब उसे आग फायर मिलती है, वैसे ही वो क्या प्रोड्यूस करती है,
हीट गर्माहट होती है, लाइट भी प्रोड्यूस करती है और साउंड भी प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत हार्मफुल गैस को उत्पन्न करती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। तो इसी तरीके से बर्निंग ऑफ वुड, ये भी क्या हीट, लाइट और गैस मतलब प्रोड्यूस करती है। जब ये जलती है तो हीट प्रोड्यूस करती है, लाइट भी आपको दिखता है और बदले में गैस उत्पन्न करती है, जो कि CO2 होता है। ठीक है। इसी तरीके से जो मतलब हम इसी चीज़ को दो मतलब ग्रुप्स में इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि आप देखिए कि जो टेम्परेचर होता है हमारे चारों ओर का, वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो जो एक एक्सोथर्मिक होता है वो एक प्रोसेस होता है जो कि रिलीज़ करता है हीट और फिर क्या काज करता है, मतलब टेम्परेचर जो टेम्परेचर होता है उसको अचानक से बढ़ा देता है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें ये हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और कूलनेस को क्या करता है, बढ़ा देता है, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक। ओके। फिर यहाँ पर टेबल में बताया गया है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसे आप पढ़िए और समझिए, क्योंकि मैंने अभी बताया भी है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्ट कैसे होता है, मतलब आयरन किस तरीके से उसमें जंग लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो आयरन होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब किसी भी चीज़ में देखिए आयरन की चीज़ें लगी होती हैं, नट बोल्ट लगे होते हैं। कोई भी चीज़, अगर मशीन है, आपके विंडोज़ हैं, टेबल्स हैं, मतलब इसमें आपको आयरन के बहुत सारे, अपने घर में तो बहुत सारी चीज़ें आपको आयरन के बहुत सारे नट बोल्ट आपके घरों में मतलब दिखेंगी। तो वो क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती हैं वो, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में होती हैं, एयर में मॉइस्चर होता है, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे देखते हैं आप उसमें रस्ट लगने लगता है। कुछ दिनों बाद वो उसकी पूरी सरफेस ही ब्राउन दिखने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्ट बेसिकली होता क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि बहुत लंबे समय के लिए जब कोई आयरन की चीज़ ऐसे खुले मतलब इन्वायरमेंट में रहती है, अपने इसके मतलब इसके अगल बगल एयर तो हर जगह मौजूद होता है, तो एयर है तो उसमें वाटर वेपर तो रहेंगे ही। तो फिर ये क्या करते हैं, जो आयरन होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और वाटर से रिएक्शन करते हैं, वाटर का मतलब है वाटर वेपर से, और फिर उसके बाद ये क्या बनाते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे रेडिश ब्राउन कलर रस्ट बोलते हैं। ओके। तो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ बताई गई है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है जिससे आप देख सकते हैं रस्टिंग किस तरीके से होती है। उसके बाद है नीचे यहाँ पे प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को किस तरीके से हम बचा सकते हैं, तो अगर उस पर हम ऑयल, ग्रीस या फिर पेंट अगर कर दें तो उससे क्या होता है, जो आयरन की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योंकि एक लेयर उस पर लगा देते हैं तो एयर के कांटेक्ट में वो आती तो है, ऐसा तो नहीं है आप लाइफ टाइम के लिए सेव कर देंगे उसको। अगर लाइफ टाइम के लिए सेव करना है तो उसको हर समय, मतलब अगर विंडोज़ वगैरह देखिए और डोर्स वगैरह देखिए, अगर जो आयरन की बनी हुई होती है तो उस पर पेंट होता है। अगर आप मतलब हर साल या फिर हर 6 महीने पे अगर उसे पेंट करते रहेंगे, ऑयल पेंट या फिर जो पेंट होती हैं अच्छे से अगर पेंट करते रहेंगे तो वो लंबे समय तक चलेगी। लेकिन आप उसको लगाने के बाद छोड़ देंगे 10 साल 20 साल बाद, तो वो धीरे धीरे टूटने लगेगी, धीरे धीरे वो टूटते टूटते एकदम खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रस्टिंग से चीज़ों को बचा सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से जो आयरन है वो एकदम रस्ट से घिर चुकी है। अब इसको बचा भी सकते हैं, नहीं भी बचा सकते हैं। अगर वापस से इसके रस्ट को एकदम घिस दिया जाए, अगर अंदर अब भी कुछ बचा हुआ है तो ज़रूर बच सकता है, लेकिन अगर पूरी तरीके से रस्ट लग चुका है तो फिर इसे बचाना मुश्किल है, ये ख़राब हो चुकी है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये इस पर एक परत चढ़ा दी जाती है जिससे कि आप रस्ट को मतलब रस्टिंग से बचा सकते हैं। जैसे
यहाँ पे बताया जा रहा है क्रोमियम, निकेल या फिर और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जिससे आप अगर मतलब मेटल की तरह ही ये है, मेटल ही हैं और इन क्या करते हैं, इनको दूसरे मेटल पे इसको चढ़ा दिया जाता है एक लेयर, जिससे कि इसे बचा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल क्या होते हैं, ब्राउन होने लगते हैं। तो आपने कभी देखा हुआ है कि कभी कभी आप बैगन काटते हैं और एप्पल वगैरह काटते हैं, तो काटने के बाद अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही, तो वो धीरे धीरे देखिए उसके सरफेस में ब्राउन कलर आने लगता है, मतलब उसका कलर चेंज होने लगता है। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो एयर में होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ब्रिंजल और एप्पल के साथ क्या करता है, एक रिएक्शन मतलब उसके साथ एक्ट कर लेता है या फिर रिएक्शन कर लेता है, और उसके बाद वो क्या होता है, क्योंकि ये सब जितने भी चीज़ें आप कट कर रहे हैं या फिर एप्पल वगैरह है, ये सब केमिकल चेंज से रिलेटेड है, मतलब केमिकल चेंज से रिलेटेड है ना। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और फिर उसके बाद अपने आप में ये चेंज होने लगता है। तो जब चेंज होने लगता है तो फिर आपको ब्राउन कलर दिखने लगता है, और ये क्या होता है, ये इरिवर्सिबल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। इसके फलस्वरूप आपको चीज़ें खराब होती दिखेंगी, लेकिन आप खराब होने से अच्छा नहीं बना सकते इसे। ठीक है, तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। उसके बाद यहाँ पे है रिएक्शन बिटवीन रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और ये विनेगर से रिएक्शन जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया भी गया है, जैसे कि अगर विनेगर जो कि एसिटिक एसिड है और बेकिंग सोडा जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, एक नया सब्सटेंस भी मिलेगा, प्लस में वाटर भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीन जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं विनेगर और बेकिंग सोडा को ऐड करने पर। उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट भी यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब चूना का जो पानी होता है उसको इसको अगर हम ऐड करेंगे, रिएक्शन कराएंगे इसका, तो हमको बदले में कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम कॉपर सल्फेट और आयरन जो है फिलिंग, इन दोनों को अगर मतलब रिएक्शन कराएंगे तो हमें आयरन सल्फेट और कॉपर मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम जानते हैं जो सॉल्ट है वो कैसे हमें मिलता है, वो मिलता है हमें इवोपरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर का इवोपरेशन होता है तब जाके हमें सॉल्ट मिलता है। तो ये एक टेक्निक है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे सॉल्ट को पाने के लिए क्या करते हैं, ये इसको सेपरेट करते हैं, मतलब वाटर को अलग कर देते हैं और इवोपरेशन होता है और हमें सॉल्ट क्या होता है, मिल जाता है। तो इसमें होता क्या है, ये तो इस तरीके से हमें सॉल्ट तो मिल जाता है, लेकिन क्या वो सॉल्ट खाने लायक होता है, जी नहीं, वो बहुत ही स्मॉल क्रिस्टल के रूप में हमें मिलता है। फिर उसके बाद यही जो क्रिस्टल होता है ये जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म इसको मिलता है, मतलब और जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं सॉलिड सब्सटेंस के। तो वो एक प्रोसेस होता है या फिर उसको अलग तरीके से उसको और आगे प्रोसेस की बढ़ाते हैं, तब जाके हमें बड़े क्रिस्टल्स मतलब जो स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं उससे थोड़े बड़े क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं जो कि यूज़ करने लायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका जो शेप होता है वो भी मतलब ज्योमेट्रिकल डिफिनिट शेप होता है, और जो सब्सटेंस होता है जैसे कि शुगर हो गया, यूरिया हो गया, कॉपर सल्फेट, एलम और भी टेबल सॉल्ट वगैरह, ये सब क्रिस्टल के फॉर्म में ही हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं,
फिर एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन का एक मेथड होता है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं वो प्योर क्रिस्टल में मिलते हैं एक सॉल्यूशन के रूप में, ठीक है। और वो जो सॉल्यूशन होता है फर्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड होता है जो कि इवेपोरेशन के दौरान मिलती है, और फिर ये सैचुरेटेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसे कूल किया जाता है। फिर उसके बाद ये सुपर सैचुरेटेड होते हैं। फिर क्रिस्टलाइजेशन इसमें पाया जाता है। फिर उसके बाद हमें इसके अच्छे क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग अब एक्सरसाइजेस करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। So first is a dash change is usually a change which is reversible. Your answer is physical. Second is a chemical change is also called a dash reaction. Your answer is irreversible. Okay. Third is the original substance that react in a chemical change is or called dash. Your answer is reactants. Fourth is chemical reaction often present unnatural changes in dash. Your answer is color. Fifth is explosion of firecrackers is a dash change. Your answer is chemical. Sixth is the chemical name of dash is sodium bicarbonate. Your answer is baking soda. Now fill in the blanks using the suitable words. First is burning of wood is a dash. Your answer is chemical change. Second is we say that dash has undergoes a chemical reaction. Your answer is curdling of milk. Okay. Now third is the new substances that are formed are called the dash. Your answer is products. Now fourth is explosion of fire dash is a chemical change. Your answer is crackers. Fifth is the original iron cannot be obtained from dash. Your answer is rusted iron. Now sixth is we dash reacts with baking soda, carbon dioxide is produced. Your answer is vinegar. Okay. Now C is right, T for true and F for false statement. So first is condensation of ice is in clouds formed rain. It is false. Now second is some physical changes are reversible while some are irreversible. True. Third is a chemical change is also called a chemical reaction. True. Fourth is we say that curdling of milk has undergoes a physical reaction. False. Now fifth is during a chemical change, one or more new substances are formed. True. Sixth is baking soda and lemon juice are two different kinds of chemicals. True. Now match the following. First is physical change. It will match in E. Dissolving of sugar in water. Second is condensation. It will match in G. Water vapor in clouds to form rain. Now third is chemical change. It will match in F. Explosion of firecrackers. Now fourth is exothermic. It will match in A, which is a reaction in which heat energy is released. Fifth is endothermic. It will match in B, which is a reaction in which heat energy is absorbed. Now sixth is galvanization. It will match in C, the process of depositing a layer of zinc or iron. Okay. Now seventh is crystals. It will match in D, which is the purest form of a solid substance. Okay. In this way your chapter is completed. You will get all the answers of the questions as your homework. That's all for today. Thank you so much.